वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज अभिजीत शेंडे हियर फ्रॉम द सरदाना इंस्टीट्यूट। आज जो है हम वो सेट के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दिस इज अबाउट दिस सेट। ठीक है, सेट जो है एक बहुत प्राइम टॉपिक है क्योंकि ये बहुत सारे रिलेशंस में बहुत सारे आपको टॉपिक्स में जो है इसे यूज करना होता है। जैसे हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है, अलजेब्रा हो गया, रिलेशन हो गया, जो आने वाले चैप्टर्स है उन चैप्टर्स में जो सेट है इसका रोल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आज जो हम क्या करेंगे, आज हम सेट को बहुत अच्छे से और आसानी से उसको आराम से जो है समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सेट जो है जैसे हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी जो रेगुलर चीजें यूज करते हैं वैसे ही मैथमेटिक्स की भाषा में अगर बात की जाए, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो सेट जो है वो रेगुलर यूज वाला होने वाला कॉन्सेप्ट है या फिर टॉपिक है। सो सेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर दैट विल हाउ टू स्टडी द सेट वेरी डीपली। सेट को जो है हमें बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अंदर जाके उसे हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड और अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेट का जो डेफिनेशन है वो है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर आप इस डेफिनेशन को ही देखेंगे इटसेल्फ, अगर आप सिर्फ डेफिनेशन को समझेंगे तो आपको सेट जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब यहां पे ये जो वर्ड आपको दिख रहा है वेल डिफाइंड, इट हैज अ डिफरेंट मीनिंग। यहां पे ये जो वर्ड आपको दिख रहा है वेल डिफाइंड, इसके बहुत अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग जो है मीनिंग हो सकते हैं, बट हमारी लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स में लैंग्वेज में इसका मतलब ये है कि वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, यहां पे वेल डिफाइंड का जो मतलब है वो क्या होता है कि ये जो पर्सन से पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति तक ये चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो द डेफिनेशन ऑफ द सेट इज, अगेन आई रिपीट, अ डेफिनेशन ऑफ द सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और वेल डिफाइंड का हमारी केस में, हमारे इसमें क्या मतलब होता है कि डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो यहां पे देखिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए ए कलेक्शन ऑफ कैपिटल cities in India, a collection of capital cities in India। ठीक है, कैपिटल सिटीज इन इंडिया। तो अगर हम इसका कलेक्शन बनाते हैं, कलेक्शन मतलब क्या होता है, समूह। ठीक है, अगर हम इसका कलेक्शन बनाते हैं, अ कलेक्शन ऑफ कैपिटल सिटीज इन इंडिया, ठीक है, कि मान लीजिए यहां पे दो स्टूडेंट्स है। ठीक है, एक को हमने कहा है श्याम, ठीक है, एक को हम कहेंगे यहां पे श्याम और एक को हम यहां पे कहेंगे राम। ठीक है, तो इन्हें अगर हमने कहा कि भाई चलो ये जो कलेक्शन ऑफ सिटीज है इनको बनाओ। ठीक है, तो श्याम और राम जो है वो अपने अपने विवेक से लिखेंगे ना। हमारी कंट्री में बहुत सारी कैपिटल सिटीज है, जैसे मध्य प्रदेश एमपी की जो कैपिटल है उसे हम भोपाल कहते हैं, जैसे महाराष्ट्र का कैपिटल उसे हम मुंबई कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि श्याम ने यहाँ पे मुंबई लिखा हुआ है। ठीक है, इसने यहाँ पे भोपाल लिखा हुआ है, एम रिप्रेजेंट द मुंबई एंड बी रिप्रेजेंट द भोपाल। ठीक है, एंड सपोज इसने यहाँ पे देन जयपुर लिखा हुआ है। ठीक है, देन सपोज इसने यहाँ पे जो है वो रायपुर लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे ही राम भी यहाँ पे क्या करेगा, कुछ सिटीज का कलेक्शन बनाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हमने राम ने यहाँ पे क्या कलेक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, कि मान लीजिए कि राम जो है उसने यहाँ पे लिखा हुआ है लखनऊ। ठीक है, उसने यहाँ पे लखनऊ लिया हुआ है। ठीक है, देन उसने यहाँ पे जो है वो बेंगलुरु लिया हुआ है। ठीक है, जब इसने यहाँ पे आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो अमरावती है, तो यहाँ पे सपोज इसने अमरावती लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे सपोज इसने क्या किया हुआ है, हैदराबाद लिया हुआ है, विच इज द राजधानी ऑफ द तेलंगाना। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि अ कलेक्शन ऑफ कैपिटल सिटीज इन इंडिया। ठीक है, एक जो समूह था, जो समूह हमने बनाया था, ठीक है, राम और श्याम के लिए चेंज हो रहा है। ठीक है, श्याम के लिए है मुंबई, ठीक है, मुंबई भोपाल, देन यहाँ पे है जयपुर और राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे बेंगलुरु है। ठीक है, ये लखनऊ है, बेंगलुरु है, अमरावती है और ये क्या है, हैदराबाद है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो
कलेक्शन है, ठीक है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। कलेक्शन कैसा है? वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है वो बदल रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में क्या है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, कि वो पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और हमारा वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि जो ठीक है, जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। बट इस केस में जब ये हमने एग्जांपल लिया कलेक्शन ऑफ कैपिटल सिटीज इन इंडिया, ठीक है, जब हमने ये कलेक्शन लिया कलेक्शन ऑफ कैपिटल सिटीज इन इंडिया, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि श्याम के लिए कोई और कलेक्शन था और राम के लिए कोई और कलेक्शन था। इसका मतलब क्या है कि ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये जो कलेक्शन आपको दिख रहा है वो वेल डिफाइंड नहीं है, और अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो इसे हम सेट नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये सेट हमारा नहीं होगा। अच्छा, तो ये हमारा सेट नहीं होगा, तो सेट फिर हम किसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हम यहां पे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर, ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ, ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स, अ कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स इन इंडिया, ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स इन इंडिया, ठीक है। तो यहां पे देखिए हमने क्या किया हुआ है, यहां पे भारत में जितनी भी नदियां हैं उनका हमने समूह बनाया है, ठीक है, भारत में जितनी भी नदियां हैं उनका हमने यहां पे कलेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। तो भारत में जो नदियां है जब वो मेरे लिए सेम रहेगी तो आपके लिए भी सेम होगी, ठीक है। अगर वो मेरे लिए सेम है तो आपके लिए भी सेम होगी। अगर मेरी केस में अगर वो 10 है तो आपकी केस में भी 10 होगी। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो कलेक्शन है ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये जो कलेक्शन आपको दिख रहा है कि ऑल द रिवर्स इन इंडिया, अगर आप भारत में प्रेजेंट सभी नदियों का अगर समूह बनाते हैं तो वो व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाने तक वो बदलता नहीं है, वो सेम रहता है। सो वी कैन से दैट दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। ये जो कलेक्शन है वो कैसा है? वेल डिफाइंड है, बहुत अच्छे तरीके से उसे परिभाषित किया गया है। और यहां पे हमें पता है कि अगर वेल डिफाइंड होता है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? सेट बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सेट, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, अगेन आई रिपीट, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट उसे हम बोलते हैं सेट। और वो जो सेट वेल डिफाइंड का मीनिंग है वो क्या है कि वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मेरे लिए उसका संदर्भ एक है तो दूसरे के लिए भी उसका संदर्भ एक ही होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। सो अगेन हम यहां पे कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पे कलेक्शन ऑफ, ठीक है, यहां पे हम लेते हैं अ कलेक्शन ऑफ ऑल the boys, a collection of all the boys in class, ठीक है, a collection of all the boys in class. So here we can see, आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो कलेक्शन है ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास, ठीक है। सो क्लास में जितने भी लड़के हैं उनका समूह भी कैसा रहेगा? वेल डिफाइंड रहेगा। व्हाई इट इज वेल डिफाइंड? बिकॉज इट इज डज नॉट चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के तक जाने तक वो बदल नहीं रहा या फिर बदलता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे समूह को जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है उसे हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। और अगर वो वेल डिफाइंड है तो उसे कहा जाता है सेट्स, ठीक है। सो दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो सर ये हो गया अबाउट दिस सेट, ठीक है। नाउ मेंबरशिप, ठीक है, कि सेट का जो मेंबरशिप है वो क्या होता है। सेट को देखो लिखने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। आप बहुत अलग अलग तरीकों से जो है वो सेट को लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पे हम सेट मेंबरशिप को देखेंगे कि मेंबरशिप हमारा क्या होता है, ठीक है। मेंबरशिप को हम देखेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर हो गया कि सेट क्या होता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट्स को या फिर किसी कलेक्शन को आपने बहुत अच्छे से परिभाषित करके रखा हुआ है तो उसे हम बोलते हैं सेट। उसे हम क्या बोलते हैं? सेट, ठीक है। मेंबरशिप, ठीक है। मेंबरशिप पर आने के पहले कुछ नोट्स मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा या फिर हम उसे रिमार्क्स बोल सकते हैं, ठीक है। कि कुछ रिमार्क्स जो है इसके ऊपर हम देख सकते हैं कि रिमार्क्स जो है कि सेट जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है। सेट जो है, सेट इज always
डिनोटेड, सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ठीक है, सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ठीक है, सेट जो है हमेशा वो कैपिटल लेटर्स से डिनोट होता है। उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर एलिमेंट्स होते हैं उसे हम स्मॉल लेटर्स से लिखते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स जो है उसे हमें किससे लिखना होता है, एलिमेंट्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स, ठीक है, एलिमेंट्स जो है वो हमारे हमेशा कैसे होते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। तो बच्चों ध्यान में रहेगा आपको कि सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर एंड जो उसके अंदर के एलिमेंट्स है, जो उसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स है उसमें आपको स्मॉल लेटर्स यूज करना होता है, ठीक है। सो सेट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स एंड द एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर्स, ठीक है। देन एक कॉन्सेप्ट ऐसा आता है कि हमने यहां पे बोला है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड और द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज अ सेट। तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि हर कलेक्शन यहां पे सेट होगा क्या? तो ऐसा नहीं होता है, हर कलेक्शन यहां पे जो है वो सेट नहीं होगा, बट हर सेट जो है वो कलेक्शन होता है, बट हर कलेक्शन जो है वो सेट नहीं होता है ना। इसके पहले हमने एग्जांपल लिया था कि अ कलेक्शन ऑफ कैपिटल सिटीज इन इंडिया। सो हमने देखा कि वो कलेक्शन तो है, वो समूह तो है, पर वो सेट था क्या? नहीं था। उसके बाद हमने देखा कि ऑल द रिवर्स इन इंडिया, सो ऑल द रिवर्स इन इंडिया वो भी सेट है ना, वो भी कलेक्शन है, पर वो क्या था? सेट था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर सेट जो है वो कलेक्शन तो होता है, बट हर कलेक्शन जो है वो सेट नहीं होता। इट इज नॉट नेसेसरीली अ सेट। A set is necessarily a collection, but a collection is not necessarily set, ठीक है। देन मेंबरशिप में हम आते हैं, सेट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी भाषा को समझने के लिए उसके डेप्थ में हमें जाना होता है, ठीक है। तो सेट को समझने के लिए, उसको लिखने के लिए हम कुछ यूनिक वेज यूज करते हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। कुछ यूनिक वेज जो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कैपिटल ए जो है वो एनी सेट है, ए इज अ एनी सेट, ठीक है, ए इज अ एनी सेट। कि मान लीजिए कैपिटल ए इज अ एनी सेट एंड एक्स इज अ एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज अ एलिमेंट ऑफ ए। अगर सपोज ए इज अ एनी सेट, मान लीजिए कि ए यहाँ पे कोई भी आर्बिट्ररी सेट है, आर्बिट्ररी मतलब इच्छुक, जो आपकी इच्छा हो आप ले सकते हैं, ठीक है। सो इफ ए इज अ एनी आर्बिट्ररी सेट देन एक्स इज अ एलिमेंट ऑफ ए। तो इसको अगर हमें लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, x को अगर हमें a का एलिमेंट शो करना है या फिर मेंबर शो करना है तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, x, ठीक है, x बिलोंग्स टू a, ठीक है, इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, x बिलोंग्स टू a। यहां पे ये जो है इसे हम कहते हैं इप्सिलॉन, ठीक है, इसे हम जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? इप्सिलॉन। ये जो होता है हमारा इप्सिलॉन होता है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली अ ग्रीक लेटर, बट हम इस पढ़ते समय हम कैसे रीड करेंगे? x बिलोंग्स टू a। अगर a कोई भी कैपिटल सेट है और x अगर उसका मेंबर हमें शो करना है तो हम कैसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a, x प्रेजेंट इन a और x इज अ मेंबर ऑफ a। इसे हम कैसे रीड करते हैं? x इज अ मेंबर ऑफ a और x बिलोंग्स टू a और x प्रेजेंट इन ए, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट वेज से हम इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन सर आता है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, देन आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट और फॉर्म ऑफ दिस सेट, ठीक है। देन आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट और फॉर्म ऑफ दिस सेट। तो यहां पे बेसिकली दो फॉर्म्स होते हैं बच्चों, ठीक है। एक होता है हमारा रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। दूसरा जो हमारा होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ठीक है। दिस आर द फॉर्म्स ऑफ द सेट, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा जो होता है हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो हम पहले यहां पे रोस्टर फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों जब आप एलिमेंट्स को, किसी भी सेट के एलिमेंट्स को दो कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? दो कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज करते हैं। कि मान लीजिए ये सेट हमारा ए है,
तो जब हम किसी सेट के एलिमेंट्स को दो कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज करते हैं और अगर हम उन्हें कॉमा से सेपरेट करते हैं 1 2 3 एंड 4, तो इस फॉर्म को बोला जाता है बच्चों रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो जिस सेट में हम क्या करते हैं कि सेट के एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज करते हैं और उस सेट के एलिमेंट्स अगर हम कॉमा से सेपरेट करते हैं तो ये जो लिखने का तरीका है इसे कहा जाता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इसे कहा जाता है हमारा रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, यहां पे आप कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय n, सो यू कैन राइट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, सेट n इज अ इनफाइनाइट सेट। ठीक है, देन यहां पे आप लिख सकते हैं सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, सो यू कैन राइट सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स हमारे हो गए 2 4 एंड 6 एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये जो लिखने का तरीका है जिसमें हम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज करते हैं और जो एलिमेंट्स है उनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, तो इसे कहा जाता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, देन बच्चों आता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, देन आता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो होता है कि इसे आप जनरलाइज फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं, जनरलाइज्ड फॉर्म भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है इसमें हम क्या करते हैं कि एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेते हैं या फिर वेरिएबल लेते हैं। आर्बिट्ररी फिर से मतलब क्या, इच्छुक, जो आप लेना चाहे, हमारे मन में जो होता है उसे ले सकते हैं। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि सेट के पूरे एलिमेंट लिखने की बजाय, जैसे हमने यहां पे रोस्टर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में हमने क्या किया था कि पूरे एलिमेंट्स को लिखा था और उन्हें हमें कॉमा से सेपरेट किया था, तो यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि हम पूरे एलिमेंट्स यूज नहीं करते हैं, हम एक वेरिएबल यूज करते हैं और उसके साथ में हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफाइड कंडीशन लगाते हैं। उसके साथ में हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफाइड कंडीशन लगाते हैं कि मान लीजिए रोस्टर फॉर्म में अगर कोई एक सेट है। ठीक है, अगर रोस्टर फॉर्म में हमने एक सेट लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये हमने रोस्टर फॉर्म में सेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि उसे एक वेरिएबल के फॉर्म में लिखा जाता है और साथ में एक जो है वो कंडीशन दिया जाता है और वो जो सेट का एलिमेंट है उसने वो कंडीशन, सारी कंडीशंस को जो है वो एलिमेंट्स ने जो सारी कंडीशंस है उनको सेटिस्फाई करना होता है। ठीक है, तो ये अगर हमारा रोस्टर फॉर्म है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए x इज एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, x is any arbitrary element belongs to n। ठीक है, belongs to n such that, ठीक है, such that यहां पे हम कंडीशन लिखते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि सेट A के एलिमेंट्स जो है 1 2 3 4 है ना, कैसे है 1 2 3 4 है, मतलब 1 है 2 है 3 है और 4 है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि x is less or equals to 1, सॉरी x is greater than equals to 1 and less than equals to 4। इसका मतलब क्या है कि x जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और यहां पे क्या होगा, 4 से होगा। ठीक है, तो बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर अगर यहां पे 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आपने लेस और इक्वल टू क्यों लिखा है, यहां पे इक्वल टू क्यों नहीं लिखा हुआ है। अगर हम यहां पे इक्वल टू लिख देते तो यहां पे क्या होता, 1 के बाद हम आगे नहीं जा सकते थे। ठीक है, 1 के बाद हम आगे नहीं जा सकते थे क्योंकि ये जो इज इक्वल्स टू 1 है, देखिए x इज इक्वल्स टू 1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये दो अलग चीजें है ना। ये जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये जो है वो क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है, ये आपकी नॉन एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, अगर आपने x इज इक्वल्स टू 1 ले लिया तो इसका मतलब क्या होता है, x has a unique value, x has a unique value which is 1। ठीक है, so that's why we have written here x is greater than equals to 1 and less than equals to 4। ठीक है, so ये तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का। ठीक है, ये हमारा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जिसमें हम एक जनरलाइज वेरिएबल यूज करते हैं और जनरलाइज वेरिएबल के साथ हम कोई कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, उस सेट ने, उस एलिमेंट्स ने, उस सेट के एलिमेंट्स ने उस सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि x का जो वैल्यू है कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है और x कैसा है यहां पे लेस और इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं हमने लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू n, है ना, यहां पे हमने लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू n। x बिलोंग्स टू n हमने इसलिए लिखा हुआ है कि जो 1 2 3 4 है वो क्या है, हमारे नेचुरल नंबर्स है। क्या है, नेचुरल नंबर्स, तो इसलिए हमने यहां पे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू n such that
x इज लेस और इक्वल्स टू 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है बच्चों, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको अगर आप और सिंपलीफाई करना चाहे, इसको और सिंपल भाषा में समझना चाहे, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो x है, दिस इज एलिमेंट ऑफ सेट A, this x is an element of set A such that x is less or equal greater than equals to 1 and less or equals to 4। तो इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, x is a member of A, है ना, x is a member of A if and only if, what are the condition, what is the condition, condition is x का जो वैल्यू है वो कैसा होना चाहिए, greater than equals to 1 होना चाहिए और less or equals to 4 होना चाहिए। so x is greater than equals to 1 and less or equals to 4। ठीक है, x जो है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस और इक्वल्स टू 4। सो ये जो वे है, ये जो तरीका है सेट को लिखने का, इसे कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसे कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों ये होता है हमारा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो हमने आज यहाँ पे रोस्टर फॉर्म भी देखा, टेबुलर फॉर्म भी देखा और सेट बिल्डर फॉर्म भी देखा। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जिसमें हम एलिमेंट्स लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में उसको इंक्लोज करते हैं, उन्हें हम लोग क्या करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिकली क्या होता है कि हम जनरलाइज तरीका यूज करते हैं, जनरलाइज वे हम यूज करते हैं, जिसमें हम कोई भी आर्बिट्री वेरिएबल यूज करते हैं। आर्बिट्री वेरिएबल मतलब इच्छुक, जो आपकी इच्छा से आप लेना चाहे वो, चाहे तो आप x लो, चाहे तो आप y लो। ठीक है, और वहां पे हम क्या करते हैं, कंडीशन या फिर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं, जिससे क्या होता है कि उस सेट के हर एलिमेंट ने उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने यहां पे लिखा हुआ है x belongs to n such that x is greater than equals to 1 less than equals to 1। so this is a set builder form। ठीक है, ये जो हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये है आपका रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और इसी सेट बिल्डर फॉर्म को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीके से आप लिख सकते हैं कि x belongs to A, मतलब x is a member of A if and only if when x is greater than equals to 1 and less than equals to 1। ठीक है, एक तो x जो है वो 1 से इक्वल या फिर बड़ा होगा, या फिर 4 से क्या होगा, लेस या फिर इक्वल होगा। ठीक है, इसको एक दो एग्जांपल्स हम और लेके इसको थोड़ा हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि मान लीजिए यहां पे हमने एक सेट लिया हुआ है कैपिटल A। ठीक है, और इसमें हमने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें हमने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 2, ठीक है, देन हमारा 3 है, ठीक है, देन हमारा 5 है, देन हमारा 7 है। ठीक है, ये नंबर्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप क्लोजली इसको ऑब्जर्व करें, इन नंबर्स को ऑब्जर्व करें, तो आपको पता चलता है कि ये हमारे प्राइम नंबर्स है। ठीक है, ये हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स क्या होता है, ठीक है, तो बच्चों हम थोड़ा यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, क्या होता है प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर बेसिकली एक ऐसा नंबर है जो हमेशा क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन हमारा 1 होता है, सॉरी ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। ठीक है, प्राइम नंबर इज बेसिकली दैट नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, ओके, विच इज ग्रेटर देन 1, जो 1 से बड़ा होता है। ठीक है, एंड ठीक है, एंड हैज अ फैक्टर 1 and itself, 1 and itself। इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, कि एक ऐसा नंबर, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो कैसा है, ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, और उसके दो ही फैक्टर्स पॉसिबल होते हैं, उसके 2 फैक्टर्स पॉसिबल होते हैं, एक तो होता है 1 और जो दूसरा होता है वो खुद होता है। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 2 है ना, 2 के यहां पे 2 ही फैक्टर्स पॉसिबल है, 2 into 1। So again 2 is greater than 1 and 2 into 1 इसके 2 ही पॉसिबल फैक्टर्स है, 2 is itself 2, ठीक है, और 1, so दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, that's why 2 is a prime number। Again we can see 3, आप 3 की तरफ आप देख सकते हैं, 3 के अगेन 2 ही पॉसिबल फैक्टर्स है, एक 3 है और दूसरा कौन सा है हमारा 1 है। ठीक है, और ये 1 से ग्रेटर देन है 5 के भी 2 ही फैक्टर्स पॉसिबल है, दैट इज 5 into 1 एंड 7 के भी हमारे 2 ही फैक्टर्स पॉसिबल, दैट इज 7 into 1। ठीक है, तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, और उसके 2 ही फैक्टर्स पॉसिबल है, दैट इज 1 and itself। ठीक है, 1 and itself। ठीक है,
तो यहां से बताने का तात्पर्य ये था कि जो सेट में एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स है, ठीक है, वो हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो इसको अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहे, है ना, इसको अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहे तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू, ठीक है, x, है ना, यहां पे हमने आर्बिट्री एलिमेंट लिया हुआ है x, a इज इक्वल्स टू x सच दैट, ठीक है, सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 7, ठीक है, x इज अ प्राइम नंबर, सॉरी, लेस देन 8, वी कैन सी हियर, ठीक है। सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म, ठीक है, दिस इज द रोस्टर फॉर्म, वी कैन से इट इज अ सेट ऑफ द प्राइम नंबर्स व्हिच इज लेस देन 8, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, ठीक है, और ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x इज अ मेंबर ऑफ a, है ना, x इज अ मेंबर ऑफ a इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, दिस इज अ साइन ऑफ इफ एंड ओनली इफ। तो यहां पे x जो है वो a का मेंबर होगा इफ एंड ओनली इफ व्हेन x इज अ प्राइम, x इज अ प्राइम लेस देन 8, x इज अ प्राइम लेस देन 8, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म को आप इस तरीके से भी ध्यान में रख सकते हैं। जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसका मतलब क्या होता है, दिस x, ठीक है, दिस x is a element of A, is a member of A if and only when x is a prime less than 8, it is prime number less than 8, we can see 7 is a prime number and which is less than 8.